Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 28th August, so let's get started. Here protesters and Kolkata police clash, बीजेपी calls बंद तो ये सब अब पॉलिटिक्स चल रही है उस पर, लेकिन जब तक सीबीआई की एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती कि वहां पर हुआ क्या था तब तक उसके आगे डिस्कस करना नहीं है। और वैसे भी हमने इससे रिलेटेड काफी चीजें ऑलरेडी पिछले कुछ सेशन में डिस्कस कर ली है कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एंड ओवरऑल वर्किंग वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास किस किस तरह के लॉज ऑलरेडी इंडिया में है। ठीक है, सेंटर इस पे लॉ क्यों नहीं बना रहा है? डिमांड ममता बनर्जी ने डिमांड की उसके बाद भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्थ ये दोनों स्टेट लेवल के सब्जेक्ट हैं, ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं, यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में। ओके, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। आयुष मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन ओमिटिंग की रूल प्रोहिबिटिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। नो सी, यहाँ पर आपने बाबा रामदेव का केस हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था आपसे। उनको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए ही काफी फटकार लगाई गई थी, और मैंने आपके साथ आपको नोट्स भी शेयर किए थे ऑन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, राइट। इसी के अंदर एक स्पेशल रूल हुआ करता था, दैट इज रूल नंबर 170, जो ये कहता था कि आप आयुष और ये जितने भी ये यूनानी सिद्धा इन सबको लेकर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ओके, और इसी को वायलेट किया था बाबा रामदेव ने, तब फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जारी हुए थे कि आप ये सब अपनी दवाइयां विड्रॉ कीजिए यहाँ से। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर थी। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ने अश्योर किया था कि वो इस रूल को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेगी, बट उन्होंने क्या किया, अपने फर्दर नोटिफिकेशन में इस रूल को दोबारा से ऑमिट कर दिया, हटा दिया, जो डायरेक्शन उन्होंने कंपनीज को भेजी है रिसेंटली। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है कि आप ये रूल कैसे ऑमिट कर रहे हो। The Supreme Court on Tuesday stayed July 1 notification issued by Ayush Ministry in which Rule 177 Drugs and Cosmetic Rules 1945 was omitted. ठीक है, तो 1 जुलाई को ये जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया इसको स्टे कर दिया है फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। और ये रूल बताता है दी पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑब्जेक्शनेबल और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अबाउट आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो ये बाबा रामदेव की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद तो ये रूल और स्ट्रिक्टली एनफोर्स होना चाहिए था, राइट। बट जस्ट लुक एट द इंटेंशन ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री कि उन्होंने इस रूल को टोटली ऑमिट ही कर दिया। मई 7 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था अगेंस्ट दी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप अपनी ये सब विड्रॉ कीजिए। और मई 7 के ऑर्डर ने मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शन भी दी थी कि आप अपना जो अगस्त 29 का लेटर जो आपने भेजा है इन ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को, इसको विड्रॉ कीजिए। ठीक, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कह दिया कि ये रूल 170 ऑपरेशनल नहीं रहेगा आपसे, यानी कि अब उन कंपनीज को कोई टेंशन ही नहीं है, वो रूल ही हट गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से स्टे कर दिया है। द मिनिस्ट्री हैज एग्रीड टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर, हाउएवर द मिनिस्ट्री वेंट ऑन टू इशू July 1 notification which did not withdraw the August letter while omitting to bring 170 rule back into play. Now, in view of this omission, any manufacturer can with impunity go around advertising its drugs. तो अब वो एडवर्टाइज कर सकता है इरिस्पेक्टिव कि वो जो क्लेम कर रहा है वो मिसलीडिंग है या नहीं। ठीक, ओके, तो ये आयुष मिनिस्ट्री की गलती है यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सोचेंगे तो ये चीज और स्ट्रिक्टली एनफोर्स होनी चाहिए, क्योंकि और भी जो मार्केट में प्रोडक्ट्स जो क्लेम कर रहे हैं बड़े बड़े, बट क्लेम सच नहीं है। एक भी हमारा ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो हनी की प्योरिटी में पास हुआ हो। जब जर्मनी में मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू टेस्ट किए गए थे तो हमारे 6 के 6 ब्रांड फेल हो गए थे। कि तो हनी हो, बॉर्नविटा कॉम्प्लान, ये सब कुछ ना कुछ क्लेम कर रहे हैं, हाइट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि बाबा रामदेव इन सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गए थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी ज्यादा अति मचा रखी थी। ओके, सो रिमेंबर दिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स एंड स्पेशल रूल नंबर 170। यहाँ पे शिवाजी का स्टैचू जो जस्ट 7-8 महीने पहले बना था वो डैमेज हुआ था। अब मिस्टर फडणवीस जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो क्या कह रहे हैं, वी विल इंस्टॉल इवन बिगर स्टैचू एट दिस स्पॉट। इन्हें काम था हम कुछ नहीं करना, इन्हें कोई रोजगार नहीं देना है लोगों को। ठीक है, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, इन्हें सिर्फ इसी तरह से सेंटिमेंट से खेलना है लोगों के। ये सब ठीक है, करना है करो, लेकिन ये देखकर अगर लोग वोट देते हैं तो फिर वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकी ये सब फालतू की न्यूज है, हम एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज पे चलते हैं। चिली प्राइसेस, नाउ वी नो आंध्र प्रदेश इज द हब ऑफ चिली। ठीक है, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर कि इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी कंट्रीज में ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में चिली के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए। तो यहाँ की जो भी मंडी वगैरह जिन्होंने फार्मर से परचेज कर लिया था,
एक तो वो एग्जिस्टिंग स्टॉक जो उनके पास पड़ा है वो लॉस में सेल करना पड़ रहा है, दूसरा दोबारा से ग्रोथ के लिए सीड की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है, ठीक है, सीड की डिमांड भी काफी लो है। तो ये सीजन भी लॉस में गई है मंडी, फार्मर ने तो खैर अपना टाइमली बेच लिया था, बट अब इंटरनेशनल मार्केट में जब सेल कर रहे हैं ये ट्रेडर्स तो ये नुकसान में जा रहे हैं। दूसरा, नई फसल के लिए सीड्स की डिमांड नहीं आ रही है। इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका, चीन, चाइना and other countries started producing excess chili leading to stiff competition in global market. The old stocks get damaged and new stocks would be of high quality. अब जब न्यू स्टॉक्स आ जाएगा तो फिर ये पुराने स्टॉक्स की प्राइस और ज्यादा गिर जाएगी, इसलिए उसको लॉस में ही सही बट एटलीस्ट बेच रहे हैं वो लोग। इतनी काम की न्यूज नहीं थी। 8 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु हेल्ड बाय श्रीलंकन नेवी बोट इम्पाउंडेड। अब बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आगे इशू क्या है इनके बीच में, इंडियन श्रीलंका फार्मर्स क्यों बार बार एक दूसरे के कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज, ये सब मैं आपको इंडिया श्रीलंका का मैंने आपके साथ एक मेंस 450 प्लस का सेशन किया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल भी मिल जाएगी। श्रीलंका में 2009 तक चलती रही सिविल वॉर, ठीक, और यहाँ पे जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थे, यहाँ भी तमिल मेजोरिटी ही रहती है और हमारे तमिलनाडु में भी वही रहते हैं। इनके आपस में एथनिक टाइज हैं, जैसे मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, उसने शादी चेन्नई में की अपने यहाँ मिस चेन्नई से, ठीक है, तो ये एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। बट 2009 तक जब तक सिविल वॉर चलती रही थी बिटवीन दिस तमिल मिलिटेंट्स दैट इज लिट्टे एंड श्रीलंकन आर्मी, तो तब तक यहाँ के फिशरमैन कभी इधर पाक बे एरिया में आते नहीं थे फिशिंग के लिए। तो इंडियन फिशरमैन को आदत पड़ गई थी जो मैरीटाइम बॉर्डर है इंडिया श्रीलंका के उसके भी आगे जाके फिश कैच करने की, और कोई उनको रोक भी नहीं रहा था, ना श्रीलंकन नेवी उस पर ध्यान दे रही थी उस वक्त, ना ही वहां के श्रीलंकन तमिल्स। बट जब एक बार ये वॉर खत्म हुई सिविल वॉर 2009 में, तब प्रॉब्लम शुरू हुई कि अब यहाँ के फिशरमैन क्लेम करते हैं कि ये जो इंडिया के तमिल फिशरमैन हैं दे कम विथ बिग ट्रॉलर्स। ट्रॉलर्स लाइक एक बहुत बड़ी नेट समझ लीजिए आप, वो पूरा एकदम बेस से पूरा सब कुछ घसीटते हुए ले आती है, फिश के साथ साथ टर्टल्स वगैरह, कोरल्स, पूरा इकोसिस्टम डैमेज करते हैं ये ट्रॉलर्स। जबकि श्रीलंकन फिशरमैन है वो कंपैरेटिवली थोड़े पुअर है, छोटी छोटी बोट से लेके चलते हैं, और इनका मानना है कि इंडियन फिशरमैन ओवर फिशिंग करके चले जाते हैं यहाँ से, जिस वजह से फिशिंग का जो पूरा स्टॉक है वो डिप्लीट हो रहा है। अब आप सोचिए कि एक सीजन है, प्रॉपर ब्रीडिंग सीजन है फिशेस का, उसी में आके आपने फिशिंग कर ली तो उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ी ही नहीं, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, कमी होने लग जाएगी उस एरिया में फिशिंग की, राइट। उसके बाद दूसरा क्या है, ये लोग क्रैकर्स टाइप की चीजें यूज करते हैं इंडियन फिशरमैन। वो अंदर पानी में जाते हैं, हल्का सा बर्स्ट होते हैं और फिर वो सारी फिश डर के ऊपर की तरफ भागती हैं और ये उसको कैच करते हैं, और अल्टीमेटली इसमें यूज होने वाला सारा केमिकल या जो भी वेस्ट निकलता है वो क्या करता है, वो ओशियन को और ज्यादा पॉल्यूट करता है, राइट। तो ये कुछ रीजन है जो जिस वजह से श्रीलंकन फार्मर्स ज्यादा परेशान है। अब जब उनकी नेवी के पास टाइम है, सिविल वॉर खत्म हो चुकी है, तो उनकी नेवी टाइम टू टाइम हमारे तमिल फिशरमैन को अरेस्ट करती रहती है। दूसरा रीजन है कचाथीबो आइलैंड, ठीक है, मैंने कई बार इसके बारे में बात की है। इंदिरा गांधी सरकार थी जिसने ये दे दिया था श्रीलंका को बिना किसी गिव एंड टेक के, जस्ट दे दिया था एज अ गिफ्ट। मतलब वो था डिस्प्यूटेड था पहले, तमिलनाडु की ही जमींदारी, एक जमींदार थे उनके अंडर में आता था पहले, वहां से रेवेन्यू आता था, बट ब्रिटिशर्स कुछ इस तरीके की चीजें छोड़ गए थे कि वो आपस में सेटल करना पड़ा फिर। ओके, सो बोथ इंडियन श्रीलंकन फिशरमैन आर फिशिंग इनटू पाक बे एरिया फॉर, पहले आप पाक बे देख लीजिए कि है कहां पर, दिस इज कॉल्ड एज पाक स्टेट, ठीक है। ये है आपका नॉर्थन श्रीलंका और इधर है नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका, जहां दोनों तरफ तमिल एथनिसिटी के ही लोग रहते हैं श्रीलंका में, राइट। और ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कच्चा थी वो आइलैंड, ये जनरली माना जाता था कि यहीं के जमींदार के अंडर में आता था। फिर 1976 के आसपास जाके हमने ये डील साइन की कि ठीक है ये श्रीलंका को दे दिया जाता है, और हमने अपनी मैरीटाइम बॉर्डर बना ली कुछ इस तरह की। लेकिन हमारे फिशरमैन को आदत थी श्रीलंका के वाटर्स में यहाँ पाक स्टेट में जाकर फिशिंग करने की, और वो यही क्लेम करते हैं कि नहीं हम तो हिस्टोरिकली यहाँ पे फिशिंग करते आए हैं और हम करते रहेंगे। तो फिर वहां की नेवी इनको अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। ये पॉइंट सारे वैसे आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। The problem emerged only after maritime agreement was signed by India Sri Lanka in 1974. In fact, initially 1974 border agreement did not affect the fishing on either side. ये प्रॉब्लम शुरू हुई 1976 में थ्रू एक्सचेंज ऑफ लेटर्स दैट बोथ इंडिया एंड श्रीलंका एग्रीड टू स्टॉप फिशिंग इन ईच अदर वाटर्स। 74 में हमने एग्रीमेंट साइन किया तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 76 में हमने ये डिसाइड किया दोनों ने कि एक दूसरे के फिशरमैन एक दूसरे के बॉर्डर में फिशिंग करने नहीं आएंगे,
ठीक है। तो ये जो 76 की ट्रीटीज थी, ये साइन की गई और डिसाइड हुई इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर बाउंड्री लाइन दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, लेकिन हमारे फिशरमैन जो हैं वो ये क्लेम करते रहते हैं बार बार और आगे जाते रहते हैं। नहीं, तो जब तक यहाँ पे ये जो वॉर चल रही थी सिंस 1983 लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। बट आफ्टर द एंड ऑफ वॉर श्रीलंकन फिशरमैन हैव बीन रेजिंग देयर ऑब्जेक्शन टू इंडियन फिशरमैन फिशिंग इन देयर वाटर। हालांकि इसके लिए दोनों ने सेटअप भी किया एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन 2016, ताकि मेन चीज ये है कि इशू किसके बीच है, फिशरमैन के बीच ना। तो दोनों तरफ की फिशिंग कम्युनिटी आपस में बैठ के डिसाइड कर ले कि एक दिन या ये पर्टिकुलर 1 वीक हम लोग फिशिंग करेंगे, ये पर्टिकुलर 1 वीक आप लोग फिशिंग करेंगे। ठीक है, और जब फिशेस का मोस्टली ब्रीडिंग सीजन होगा, तब हम उस टाइम पे फिशिंग कोई भी नहीं करेगा, ताकि ये जो इनका फिशिंग रिसोर्स है ये दोबारा से रीजनरेट हो जाए। ओके, सिमिलरली एक कोटा फिक्स किया जा सकता है कि एक मंथ में इतने टन ही फिशिंग की जा सकती है दोनों साइड के फिशरमैन के द्वारा। कच्चा थी वो आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है जहां पे जनरली फिशरमैन बस अपने नेट्स वगैरह ड्राई करने के लिए यूज करते हैं इसको। इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर के अदर साइड पर है ये। Fishermen often risk their lives and cross the international maritime border rather than return empty-handed, but the Sri Lankan Navy is on alert and have either arrested or destroyed fishing nets and vessels of those who have crossed the line. अरेस्ट हो जाए तो फिर भी ठीक है कि चलो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके फिशिंग वेसल डिस्ट्रॉय कर दिए तो फिर आपको दोबारा से नया परचेज करके अपनी लाइवलीहुड सेटल करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये तमिल गवर्नमेंट जो भी होती है हमारे यहाँ तमिलनाडु में, वो हमेशा सेंटर पे एक प्रेशर बना के रखती है कि आप श्रीलंका को कंट्रोल कीजिए। बट श्रीलंका के फिशरमैन का भी स्टैंड थोड़ा ठीक ही है। Now, what is the reason for continuation of this problem? Problem is 1976 Maritime Boundary Agreement. ठीक है, इसके अलावा और इनिशिएटिव क्या लिए? अब इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर ऐसे कोई हमारी फिजिकल बॉर्डर्स की तरह नहीं है, एलएसी एलओसी की तरह कि उसको हम प्रॉपर डिमार्केट कर रखा हो समंदर के बीच में, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज ए इमेजिनरी लाइन बट इट इज जियो टैग्ड एंड इज विजिबल टू द फिशरमैन ड्यू टू जीपीएस सेट्स कि इसके आगे नहीं जाना है। डीप सी फिशिंग स्कीम, अब इसका अगर कोई एक सॉल्यूशन है तो बस यही है कि इसी एरिया के पीछे क्यों पड़े हैं सब लोग। ठीक है, पूरा ब्लू वाटर पड़ा है, आगे डीप डीप ओशन में जाइए फिशिंग करने, वहां से खरीद ले। ठीक है, अब उसके लिए चाहिए आपको अच्छे वेसल्स, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के पास होते हैं। ठीक है, वो बहुत रिच होते हैं उधर के, वो क्रिकेट में आपको देख के लगता होगा, बट उन सबका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पूरे आइलैंड के अक्रॉस बहुत रिसोर्स उनके यहाँ फिशिंग के। अब उस तरह के हमें वेसल्स चाहिए प्रॉपर। ठीक है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है इंसेंटिव देकर, या फिर आप कह लीजिए लोन के फॉर्म में देकर। अब आपको पता होगा कि केसीसी जो जिसमें लोन दिया जाता है 3 लाख का कम इंटरेस्ट पे, ये अलाउ कर दिया गया है फॉर द फिशरमैन ऑल्सो। ये पहले से फार्मर्स के लिए अलाउ था, फिशरमैन के लिए भी ये अलाउ कर दिया गया है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। Deep sea fishing scheme. This is an alternative to bottom trawling by Tamil Nadu fishermen of the Park Bay. The scheme envisages the provision of 2,000 deep sea fishing boats in place of trawlers by 2019-30. And this will be the third and final year of implementation of the scheme. लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं उससे। ठीक है, बाकी ब्लू रेवल्यूशन, इस पे मैंने आपको प्रॉपर एक मेंस 450 प्लस में लेक्चर बना के दिया हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस टॉपिक नाउ। अब बाइडेन के बाद इन्होंने पुतिन को भी फोन कॉल किया है, वहां पे बात की है, क्योंकि ब्रिक्स समिट जो होने वाला है वो मिस्टर पुतिन ही होस्ट कर रहे हैं इन रशियन सिटी ऑफ कजान। ठीक है, तो अगला जो अभी इस साल समिट होगा ब्रिक्स का, वो वहीं पर होगा। ब्रिक्स की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी पहले कई बार कर चुके हैं, जो न्यू मेंबर्स जुड़े हैं उसके इम्पैक्ट, और ब्रिक्स पे भी ऑलरेडी 450 प्लस में पूरा सेशन है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आप देख लीजिएगा उसे। So now what is the way forward? The fishing equipment that is prohibited in Sri Lanka must also be banned by India and Park Bay, that is trawlers, bottom trawlers. अगर श्रीलंका ने बैन कर रखे अपने फिशरमैन के लिए, तो इंडिया के फिशरमैन को भी ये यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रॉलर की प्रैक्टिस है ये इरेपरेबल डैमेज कर दी है पूरी मराइन इकोलॉजी को। ये सब कुछ ले आते हैं नेट में फंस के, कोरल से लेके टर्टल्स तक। द डैमेज टू इंडिया फिशरमैन कुड बी ameliorated if the announcement is followed by 2 steps, that is, trawlers can be used in Odisha coast where the water are very deep. Trawlers could, with certain modification, be used as a small fishing vessel that cater to the mothership. India can transform the Park Bay from a contested territory to common heritage, और वो कैसे हो सकता है? First step is to recognize that there are various stakeholders. Second, union and provincial governments, Navy, Coast Guard, Fisheries Department, above all the fishing communities. ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर इसमें बात नहीं हो सकती, हमें सबके साथ मिलकर कोई डिसीजन लेना होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप शुड बी पार्क पे अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की जाए
ऑफ मराइन इकोलॉजिस्ट, फिशरीज एक्सपर्ट एंड स्ट्रेटेजिक स्पेशलिस्ट एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि एक कोटा फिक्स किया जा सकता है या एक पर्टिकुलर सीजन में फिशिंग बैन की जा सकती है, और वो सब चीजें तभी हो पाएगी जब एक अथॉरिटी बने जो इसको रेगुलेट करे, उसमें मराइन इकोलॉजिस्ट हों, फिशरीज एक्सपर्ट्स हों। देन दिस अथॉरिटी को डिटरमिन द आइडल सस्टेनेबल कैच, कि एक मंथ में आप कितना कैच कर सकते हैं, टाइप ऑफ फिशिंग इक्विपमेंट जो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ फिशिंग डेट्स फॉर श्रीलंकन एंड इंडियन फिशरमैन, कि एक वीक आप करेंगे, एक वीक आप करेंगे। द फोकस शुड बी ऑन एनरिचमेंट ऑफ मराइन रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन। ओके, यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का को डेवलपमेंट का, कि हम दोनों ने मिलकर एक निडल फ्री कोविड वैक्सीन बनाई है। ठीक है, निडल फ्री इंट्रानेशनल बूस्टर वैक्सीन अगेंस्ट सार्स कोव 2। ठीक है, किसी कॉपरेशन की बात आती है उसमें सिर्फ आप एक छोटा छोटा फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज करते हो, कि हम लोग सिर्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एंटी चाइना बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग और भी काम की चीजें कर रहे हैं साथ में। चीता, चीता के बारे में सिर्फ डिफरेंस जान लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यूपीएससी ने इसमें बहुत अनशन क्वेश्चन पूछे हैं डीप में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। बाकी हमारी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के कंटेंट को ही हम तैयार कर रहे हैं, उसमें हम पूरे आपको जो भी स्पीशीज वगैरह न्यूज में रहे वो भी कराएंगे, और एनवायरमेंट सबसे पहले हम लोग एनवायरमेंट का ही मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल वाइज ही आएगा इस बार। लास्ट ईयर हमने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज कंप्लीट की थी, बट इस बार मॉड्यूल वाइज आएगा, ताकि जिसका जो सब्जेक्ट वीक है आप उतना ही लीजिए। जिसको साइंस एंड टेक लेना है, जिसको एनवायरमेंट लेना है, इकोनॉमी लेना है, जो भी लेना है वो मॉड्यूल वाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोग अफ्रीकन चीता की बात कर लेते हैं पहले। ये स्लाइटली ब्राउनिश होता है एंड गोल्डन स्किन होती है, एंड इट इज थिकर देन द एशियाटिक चीता। सेकंड इज मोर प्रोमिनेंट स्पॉट्स दिखते हैं इसकी बॉडी पर, एंड लाइंस ऑन द फेस, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, इसकी बॉडी पे लाइन जो है और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती है। ठीक है, इट इज फाउंड ऑल ओवर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल अफ्रीकन। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया ना, क्योंकि वहां पर तो फिर भी मिल जाते हैं, बट हमारे यहाँ तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है एशियाटिक चीता। खैर हमारे यहाँ तो है ही नहीं, मगर ईरान वगैरह में मिलता है। ठीक है, एशियाटिक चीता, इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन वंस, पेल येलोइश कलर होता है इसकी स्किन का, मोर फर अंडर द बॉडी बेली स्पेसिफिकली, एंड इट इज फाउंड ओनली इन ईरान। द कंट्री क्लेम्स देयर आर ओनली 12 ऑफ देम लेफ्ट, एंड इन 1942 एशियाटिक चीता ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से तो एक्सटेंट हो चुका है बहुत पहले। ये सब थोड़ी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज काम की है, दैट इज दिस इबिस। ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी एक टाइम पर, बट इसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। नॉर्दर्न बाल्ड ibis, hunted virtually to extinction by 17th century, was revived by breeding and rewilding efforts over last 2 decades. The fate moved the species from a critically endangered classification to अब ये सिर्फ endangered रह गया। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 0 तक जा चुकी थी, जो कि अब 300 हो गई है फिर से। Though northern bald ibises still display the natural urge to migrate, they do not know which way to fly without the गाइडेंस ऑफ वाइल्ड बॉर्न एल्डर्स। अब ये है कि यहाँ पे एक्सटिंक्ट होने के करीब थे, अब अगर आपने इनको रिवाइव कर भी लिया, एक न्यू जनरेशन बना भी ली, लेकिन कोई एल्डर्स नहीं है उनको गाइड करने के लिए, और जब तक कोई उनको गाइड नहीं करेगा तब तक वाइल्ड में वो सर्वाइव कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो होता है माइग्रेट करना, और माइग्रेट करने के लिए जिस डायरेक्शन में जाना है वो कोई एल्डर ही गाइड कर सकता है। तो वो चीज एक चैलेंज बन के यहाँ पे आई थी। ठीक है, बट जैसे तैसे इन लोगों ने मैनेज कर दिया है। बट ये थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि हाँ, ये कोई इस तरह की प्रजाति होती है जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बट अब ठीक हो गई है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। एडवांसिंग एक्विटी फ्रॉम कोविड टू एमपॉक्स। अब इसके बारे में ना मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो हमारे काम आ सकते हैं इसमें। कोविड के टाइम हमने देखा था कि कितने मैसिव लेवल पर मोबिलाइजेशन किया गया था। राइट, हर तरफ आपने आपने चेकअप के लिए कैंप्स लगा दिए थे, टेस्टिंग्स को रैंप अप किया गया था। ठीक है, आपने फंड मोबिलाइज करने के लिए कंपलसरी कर दिया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिस सर्विसेज में थे उनका सैलरी का 10% भी कट किया जा रहा था। राइट, यानी कि हमने फंड, टेस्टिंग, चेकअप्स,
इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने हर चीज मोबिलाइज की थी कोविड को प्रिवेंट करने के लिए। तो कोविड तो चलिए वर्ल्ड ने टैकल कर लिया, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन अब एक जो न्यू ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस उभर के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एम पॉक्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में बात कर ली थी कि ये होता क्या एग्जैक्टली। आज हम वो बात कर रहे हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर किया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, ये पिछले सेशन में हमने देखा था। एंड ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 12 से ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में फैल गया। फिर वहां से और आगे बढ़ते हुए स्वीडन, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंक्लूडिंग इंडिया में भी इसके एक दो केसेस देखे गए। राइट, अब यहां पर हम लोग एम्फेसाइज क्या करने की बात कर रहे हैं? एक्विटी। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? कुछ कंट्रीज में 2 डोज लग चुके थे, बूस्टर डोज भी लग चुके थे, बट अफ्रीका में उन लोगों को कोविड की एक भी वैक्सीन नहीं लग पाई थी। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क किस पे लगा था? एक्विटी पे, कि जो अफोर्ड कर पा रही हैं जो कंट्रीज, वो लोग ज्यादा कर पा रही हैं, और जो नहीं कर पा रही वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उस टाइम ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन बना दी थी, ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला बिना पेटेंट किए सभी कंट्रीज को दे दिया गया था। ठीक है, और फिर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, और इंडिया में भी ये फॉर्मूला मिला था और हमने बना दी थी अपनी कोविशील्ड। राइट, तो वो सब ऑस्ट्रेलिया की जेनेका से, सॉरी ऑक्सफोर्ड के जेनेका के पे ही बेस्ड बनी थी। राइट, तो वहां पर उन लोगों ने ये क्लेम नहीं किया था कि हमने दवाई बना ली है, हमने रिसर्च की, तो लाइए हमें पेटेंट दीजिए, क्योंकि सभी ने उस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया था कि ये बीमारी ज्यादा बड़ी है, इसको पहले हमें दूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी अच्छाइयां देखी गई। तो हमें इसी तरह का रिस्पॉन्स चाहिए अब वर्ल्ड से एम पॉक्स को लेकर। ठीक है, सो देयर शुड बी इक्विटी इन एक्सेस टू वैक्सीन, क्योंकि ये प्रॉब्लम अफ्रीका से ओरिजिन हुई है। क्योंकि अफ्रीका से प्रॉब्लम ओरिजिन होती है, उसको वर्ल्ड उतना सीरियसली लेता नहीं है, जब तक उनकी ये वेस्टर्न कंट्रीज और जो थोड़ी सी अपर फॉरवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, जब तक यहाँ पे बीमारी नहीं आती ना, तब तक वर्ल्ड उस पर ध्यान देता नहीं है। अफ्रीका को सफर करने के लिए छोड़ दिया जाता है मोस्टली। तो हमें वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट, इसमें वो एक्विटी दिखनी चाहिए, एक प्रॉपर एक्सेस मिलना चाहिए इनको भी। अभी यहाँ पर एक वैक्सीन यूज की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज MVA-BN वैक्सीन। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रोडक्शन में है अभी। तो हम लोगों ने जो भी लेसन लर्न किए थे कोविड से, वो सारे लेसन हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं इन काउंटरिंग दी मंकी पॉक्स। राइट, नाउ इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा दवाइयां हमारी यहीं बनती हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली इंडिया ऑल्सो हैज अ क्रूशियल रोल ये इंश्योर करने में कि जो वैक्सीन हैं वो रीच कर सके इन अफ्रीकन कंट्रीज तक। ठीक, और हम लोग तो बात भी करते हैं ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड ऑल दोज थिंग्स, तो फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि इस बीमारी में अफ्रीकन कंट्रीज की मदद के लिए हम लोग ये वैक्सीन प्रोडक्शन भी तेजी से करवाएं, और उसके बाद फिर ये वहां पे पहुंच सके। जैसे कोविड के टाइम पे हम मोदी जी खुद बांटने जाते थे, ठीक है, बांग्लादेश में खुद देकर आए लाखों वैक्सीन, तो उस तरह की चीजें हमें यहाँ भी करने की जरूरत है एमपॉक्स में। ठीक है, अब वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए आपको प्रॉपर पहले तो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए इंश्योर करना होगा कि जिसने भी वैक्सीन ये डेवलप कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और उसके लिए उन्हें शेयर करने होंगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, नो हाउ कि किस तरीके से ये वैक्सीन बनानी है। ठीक है, स्पेशली इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। देन नेक्स्ट चीज कि हमें कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी करने होंगे खासकर इंडिया में। ठीक है, इस वक्त जिस तरह की इमरजेंसी है, एटलीस्ट हमें ये जो ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट है इसको एक वेवर देने की जरूरत है, वेव ऑफ दिस क्लिनिकल ट्रायल प्रोसीजर। ओके, ताकि ये काम और तेजी से हो सके, और ये जो वैक्सीन है MVA-BN, इसका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ सके और वहां तक पहुंच सके। राइट, सो ओवरऑल क्या करना है कि ग्लोबल कम्युनिटी को जो हमने जो कुछ भी किया था पहले कोविड के टाइम पर, ठीक है, वही सब चीजें अब, क्योंकि एक बीमारी भी उसी लेवल की बढ़ रही है जैसे कोविड बढ़ा था, तो जरूरत है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन उसी लेवल का हो यहाँ भी। ठीक है, लेकिन विद इक्विटेबल एक्सेस, कोविड वाली गलती नहीं करनी है यहाँ। इक्विटेबल एक्सेस,
एंड इसके अलावा ये कॉपरेशन जरूरी इसलिए भी है ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें फॉर फ्यूचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, दैट इज जिसे WHO ने नाम क्या दिया, डिजीज एक्स। राइट, डिजीज एक्स इज नॉट ए डिजीज एक्चुअली, बट इट इज ए डिजीज जो आगे चल के आ सकता है, अनफोर्सीनेबल। राइट, तो ये आर्टिकल से यहाँ पे ये क्रक्स निकल के आया था जो मैंने आपको दे दिया। रीजनेबल लिमिट्स, लेसिस फेयर अप्रोच टू कंटेंट होस्टिंग, नॉट कमिटमेंट टू फ्री स्पीच। तो लेसिस फेयर अप्रोच हम लोग जनरली इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जो कहता है कि मार्केट को आप मार्केट के भरोसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के ही भरोसे छोड़ दीजिए, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमल होना चाहिए। सिर्फ आप तब स्टेप इन कीजिए जब आपके रेगुलेशंस को कोई वायलेट कर रहा हो, ठीक है। बी अ फैसिलिटेटर नॉट अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो ये लेसिस फेयर की बात करते हैं। अब टेलीग्राम का जो इशू हुआ है वो यही है, टेलीग्राम ये कहता है कि देखिए कुछ और होना हो वर्ल्ड में, लेकिन देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन टेलीग्राम आप सब लोग यूज करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या ये मतलब है कि जो मूवीज करोड़ों रुपए लगा के बनाई जा रही हैं उनका कॉपीराइट वायलेशन खुल के होता रहे, राइट। या फिर जो कोचिंग वाले भी इतने करोड़ों पैकेज देके टीचर्स रख रहे हैं उनके वीडियो लेक्चर्स इस तरीके से लीक होते रहे, या फिर यहाँ पे यही सीक्रेट चैट वगैरह के नाम पे क्या कोई अपनी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करता रहे, क्या ये चीज फ्रीडम की उसमें आएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा चाइल्ड पॉर्न सर्कुलेट होती है स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो क्या ये सब आता है अंडर दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, जिस तरह की टेलीग्राम क्लेम कर रहा है। हालांकि वो कहता है कि नहीं हम लोग इतना गलत चीजें हमारे यहाँ नहीं होती, बट हो तो रही हैं, ठीक है। कम से कम मूवीज वगैरह तो आप सब ने देखा ही है, सब कुछ अवेलेबल है टेलीग्राम पे। The free speech is not absolute and is subject to certain restrictions for public order, morals and public health. It is codified in Universal Declaration of Human Rights also, ठीक है। बोलने की आजादी से मतलब ये नहीं कि कुछ भी आइडियोलॉजीज प्रोपोगेट करो कि जाओ ये काम करो वो करो, नो। सो टेलीग्राम की ये जो ओनर है मिस्टर पावेल डुरो, इनको अरेस्ट किया गया है फ्रांस में। It is emphasized absolute free speech on its platform and has built an anti-establishmentarian image, ठीक है, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी से काफी सारी टेलीग्राम के थ्रू प्रोपोगेट होती हैं, तो इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। उन्होंने खुद ही ये रिस्क लिया था कि कंट्री से पंगा लिया कि वो डिसिडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं अपनी मैसेजिंग एप्लीकेशन यूज करने की, तो इसलिए फ्रेंच अथॉरिटीज ने यहाँ पे इनको डिटेन किया है। It hosts also to extremism, drug dealers, scammers and according to France, child pornography as well. ये सब चीजें टेलीग्राम पे सर्कुलेट होती हैं, ठीक। तो ये मिस्टर जो ओनर है वो तो कह रहे हैं कि आई एम फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, आई डोंट थिंक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इनका जो एनक्रिप्शन मैकेनिज्म है, इट अलाउज फॉर ईज ऑफ एक्सेस फॉर डिसिडेंट्स एंड एंटी स्टेट एक्टर्स टू यूज द ऐप विदाउट स्क्रूटिनी। इट डज नॉट फुली यूज एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। अब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपका एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है, टेलीग्राम पे इस तरह का नहीं होता। टेलीग्राम पे इंक्रिप्शन थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। अगर अथॉरिटीज बोलें तो इजिली आपकी चैट मैसेज वगैरह एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन कोई देता है तो सिग्नल देता है। This means that some messages related to criminal activity, disinformation, and child pornography can be read by Telegram. It can act on requests from law enforcement agencies. So, for Telegram to remain free speech advocate and a platform, it must eschew absolutism and become more responsible in moderating content. ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता, हर चीज किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ ही आती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और एक तो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। इंडिया नीड टू डेवलप ए केयर इकोसिस्टम। नाउ द थिंग इज कि अगर सबसे ज्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की केयर, एल्डरलीज की केयर किसके ऊपर फॉल होती है, वुमेन के ऊपर, ठीक है। नाउ इट इज वेरी टफ टू एक्सपेक्ट ए वुमेन कि वो इकोनॉमी में, लेबर फोर्स इकोनॉमी में वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करे जितना कि मैन करता है, एंड एट द सेम टाइम वो जो केयर इकोनॉमी है, आपकी घर की जिम्मेदारियां, ठीक है, इट इज अनपेड। तो दोनों जिम्मेदारियों को इक्वली बैलेंस कर पाना आसान नहीं होता, राइट। सो इस आर्टिकल में इन्होंने यही बात की है कि जब बात करते हैं हम लोग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो हालांकि इकोनॉमिक सर्वे ने इस साल जो डेटा दिया है हम उसी को मानकर चलेंगे, हालांकि वो रियल नहीं है, कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था, बट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 23-24 इनका कहना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 37% रहा है, ठीक है, जबकि ग्लोबल लेवल पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 47.8%, ओके।
जबकि अभी तक हम लोग जो डेटा पढ़ते आ रहे थे 2017-18 का, उसमें हमारे यहाँ विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी 23.23% रहा है। तो सो डू यू थिंक कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप कर जाएगा 37 तक? क्योंकि इन लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने जोड़ लिया है कि अगर कोई हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में, ठीक है, जैसे किसी की एक छोटी सी किराना दुकान है, उसमें उसका हस्बैंड वर्क कर रहा है, फिर वो भी कभी कभी उस शॉप पे बैठ जाती है, तो इन्होंने हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में भी जो अनपेड वर्क कर रही हैं वो लोग, उसको भी एम्प्लॉयमेंट काम में, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में काउंट कर लिया। इमेजिन कीजिए कि एक फार्म है, ठीक है, इसमें 5 वर्कर्स बैठे हुए हैं, राइट, बट काम मिला है सिर्फ 3 वर्कर्स को, 2 फालतू बैठे हुए हैं। लेकिन इस लेबर फोर्स सर्वे में इन्होंने क्या किया है कि यस, फॉर हियर 4 विमेन आर वर्किंग, ठीक है, 2 आर सिटिंग आइडल क्योंकि काम ही नहीं है इतना, 3 को काम मिला आज, ठीक है, सॉरी, चलिए यही मान लीजिए कि 2 आइडल बैठी हैं, 3 को काम मिला, और सर्वे क्या काउंट करेगा अपनी डेफिनेशन के हिसाब से कि पूरे 5 वर्कर यहाँ पे। इन्होंने सिर्फ ये काम कर लिया कि आप वर्क के लिए अवेलेबल हो ना, आप वहां बैठे हो ना, बस। तो उसी तरीके से किराना स्टोर में अगर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस है, उसमें भी विमेन अगर थोड़ा सा हाथ बटाने आ जाती है तो उसको भी इन्होंने काउंट कर लिया। इसलिए ये इतना मैसिव जंप आपको देखने को मिल रहा है 23% से 37%। इतनी तो जॉब से क्रिएट नहीं हुई है, तो इतना कहां से आप कर लोगे? ठीक है, इन्होंने अनपेड हेल्पर, जैसे आपके घर में जो ये होती हैं सफाई वगैरह, उनको भी आपने जोड़ लिया है। ओके, चलिए, तो अल्टीमेटली अगर विमेन का पार्टिसिपेशन हमें बूस्ट करना है, तो हमें शिफ्ट करना होगा अपने आप को फ्रॉम दिस चाइल्ड केयर नीड। स्टेट्स को ये अपना जो आंगनवाड़ी सेंटर है इसको एक्सपैंड करना होगा, ताकि जिसको वर्क पे जाना है वो बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जा सके। और जो और अच्छे जॉब सेक्टर्स हैं वहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्रैच फैसिलिटीज अवेलेबल करें, जो बच्चों के लिए होती है, जिसको पालना घर कहते हैं शॉर्ट में, राइट। इस बजट में फंडिंग बढ़ाई भी गई है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसने बात की है कि हम चाइल्ड केयर एंड बच्चे की न्यूट्रिशन, इंक्लूडिंग मदर की न्यूट्रिशन, इन दोनों पे हम और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनका ये मानना है कि ये सब अभी भी इनसफिशियंट है, बिकॉज विमेन अभी भी अपना काफी ज्यादा जो टाइम है वो डिवोट कर रही है इन गिविंग द केयर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स। सो यहाँ पे ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ इस तरह का तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक ऐसी वर्कफोर्स डेवलप हो सके जो पूरी तरीके से केयर गिवर का ही काम करे, ठीक है। एक वेल ट्रेन्ड वर्कफोर्स, वो चाइल्ड केयर का भी काम करे, वो एल्डरली की केयर्स का भी काम करे, जैसे कि नर्सेस होती हैं हॉस्पिटल्स में, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, एल्डर्स के लिए भी, राइट। सो दीज पीपल आर डिमांडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू organize this care economy because they want women to get out of their houses and work in real economy, right? और उसके वो तभी हो पाएगा जब हम केयर इकोनॉमी को के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आएंगे, ठीक है, और वेल ट्रेन्ड केयर गिवर्स की एक वर्कफोर्स डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तभी हम विमेन को और ज्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, उसको और ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली जो जेंडर इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं वो सब चीजें हो सकती है। लेकिन इसकी जरूरत क्या होगी? एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आने की, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की फॉर दिस केयर इकोनॉमी। ओके, यही सब बातें इन्होंने यहाँ पे की है, बट आई वुड से कि मोस्टली बोल बच्चन टाइप की बातें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऑटोमेकर्स टू ऑफर डिस्काउंट फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स। अब इसके लिए मुझे आपको यहाँ पे पढ़ानी पड़ेगी, नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 में आई थी, जो कि, ठीक है, अगर आप अपना एक सर्टिफिकेट लेकर आते हैं कि हमने अपना जो पुरानी गाड़ी थी उसको स्क्रैप में दे दिया है, तो आपको 1.5 से 3% तक का डिस्काउंट नई गाड़ी खरीदने पर मिल जाता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए गए अंडर स्क्रैपेज पॉलिसी 2021। तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं। फिटनेस टेस्ट कराना होता है यहाँ पे गाड़ियों को, they have to old vehicles have to pass a fitness test before re-registration, and as per the policy government, commercial vehicles more than 15 years old and private vehicle more than 20-year-old will be scrapped,
ठीक, अगर कमर्शियल व्हीकल है जैसे बस टैक्सी वगैरह, अगर 15 साल से पुरानी हो गई है तो स्क्रैप में जाएगी डेफिनेटली, और अगर आपकी प्राइवेट कार है वो 20 साल पुरानी हो गई है तो वो भी स्क्रैप में जाएगी। ये सारे टेस्ट किए जाएंगे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आपके एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी कंपोनेंट्स, ये सब टेस्ट किया जाएगा। अगर ये इसमें फेल हो गई आपकी गाड़ी तो ये आपकी गाड़ी फिर स्क्रैप में ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने रूल्स भी इशू करे फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर स्क्रैपिंग फैसिलिटीज। अगर आपने कोई फैसिलिटी लगाई है जहाँ पे पुरानी गाड़ियों को डिसमेंटल किया जाएगा तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। और प्रोसीजर भी मिनिस्ट्री बताएगी कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे इसको ब्रेक करना है। रोड टैक्स रिबेट, स्टेट गवर्नमेंट वर एडवाइज टू ऑफर ए रोड टैक्स रिबेट, यानी कि आप जो रोड टैक्स पे करेंगे वो आपको वापस मिल जाएगा अप टू 25% अगर आपने पर्सनल गाड़ी खरीदी है न्यू, और 15% अगर आपने कमर्शियल व्हीकल खरीदा है, ठीक है। अगर आपने पुराना व्हीकल छोड़ने का नया खरीदा है तो आपको 25% ऑफ पर्सनल एंड 15% कमर्शियल व्हीकल। व्हीकल पे डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट दिया जाएगा करीब 5% उन लोगों के लिए जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन फी विल ऑल्सो बी वेव्ड ऑफ ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल। डिसइंसेंटिव, अगर आप री रजिस्टर करा रहे हो 15 साल बाद अपनी गाड़ी को तो री रजिस्ट्रेशन फी और बढ़ा दी जाएगी अगर आप 15 साल पुराना हो चुका है आपका व्हीकल तो, ठीक है। तो ये सब क्यों किया गया था? ये सब एक्चुअली किया गया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बूस्ट देने के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बूस्ट देने के लिए। अब जो लोग सर्विस सेक्टर वगैरह में होते हैं, देखिए इनके जो पर्सनल कार वगैरह होती है वो उतनी ज्यादा नहीं चलती हैं, वो 15 साल में भी कई बार उनकी गाड़ी उतनी ज्यादा यूज ही नहीं होती क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कभी काम से ज्यादा, राइट। तो वो आप पर्सन को, इंडिविजुअल को खुद डिसाइड करने दीजिए ना, आप तो सिर्फ उस गाड़ी का फिटनेस टेस्ट देख लीजिए, राइट। लेकिन आप इस तरह की जब ये ले रहे हो कि हम लोग आपकी जो री रजिस्ट्रेशन फी है वो बढ़ा देंगे, तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ स्क्रैप यार्ड, इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर स्क्रैप यार्ड्स इन द कंट्री एंड इफेक्टिव रिकवरी ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ओल्ड व्हीकल्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, 35,000 पीपल तक का इन्वेस्टमेंट भी आएगा स्क्रैप सेक्टर में। Improved revenue, this will boost the sale of heavy and medium commercial vehicle that have been in contraction zone, ठीक है। तो ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बेनिफिट देने के लिए ही किया गया था। गवर्नमेंट राइट एक्सपेक्टेड टू गेट अराउंड 30 to 40,000 करोड़ ऑफ जीएसटी क्योंकि नई व्हीकल की सेल होगी। रिडक्शन इन प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ ऑटो कंपोनेंट विल फॉल सब्सटेंशियली विद द रिसाइकलिंग ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक पार्ट्स। अब पुरानी गाड़ी से जब आप स्क्रैप कर रहे हो आप उसमें से कुछ पार्ट्स निकालोगे तो ये माना जा सकता है कि अगर किसी गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी होगी तो उससे जो हम ऑटो कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स के अल्टीमेटली प्राइसेस थोड़े से लो होंगे। एज स्क्रैप मटेरियल विल गेट चीपर एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चर विल आल्सो रिड्यूस। इट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन, इट विल इंप्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी क्योंकि टाइम के साथ ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो एमिशन वगैरह होते हैं वो ज्यादा होने लगते हैं, ठीक है। एंड इट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन करीब 10 to 12 टाइम्स मोर, ओके। तो ये स्क्रैप पॉलिसी है, ये मेंस में नहीं पूछी जाएगी बट प्रीलिम्स में जरूर पूछी जाती है। लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है ऑन दी पॉल्यूशन, अर्बन पॉल्यूशन, ठीक है, जैसे दिल्ली का, तो उसमें ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि हम नेशनल स्क्रैप पॉलिसी लेकर आए ताकि पॉल्यूशन को टैकल किया जा सके और हम 15 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल और 20 साल कमर्शियल व्हीकल एंड 20 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल को डिस्कार्ड करने के लिए अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स देते हैं। तो अल्टीमेटली गोल क्या है? शहर में होने वाला पॉल्यूशन कम करना। अगर कभी इकोनॉमी में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह की पॉलिसी हम लोग क्यों लेकर आए? ताकि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ को एक बूस्ट दे सकें, लोग नए व्हीकल खरीदें। अब यहाँ पे देखिए कि बीजेपी, दैट्स द रीजन व्हाई आई हेट बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल हो, ठीक है, बट बात जब एम्प्लॉयमेंट की आती है तो सबसे पीछे अगर कोई हाथ खींचती है तो वो बीजेपी होती है। राजस्थान सरकार जब अशोक गहलोत की थी तो वो एक चीज लेकर आई थी, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप स्कीम। इसका रिक्रूटमेंट हॉल्ट कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाए गए थे उसके करीब 5,000 बच्चों को इन्होंने फिर से बेरोजगार बना दिया। अब इन लोगों का काम क्या था? इनको ऑनरोरियम दिया जाता था 17,500 रुपीज का। जो यंग ग्रेजुएट्स होते थे उनको प्लेस किया जाता था इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू पब्लिसाइज द वेलफेयर स्कीम, और मंथली स्टिपेंड उनको दिए जाते थे, ठीक। तो कम से कम 5,000 लोगों की जॉब चल रही थी। बीजेपी गवर्नमेंट आई है फिर राजस्थान में, इट डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दिस राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है, और 5,000 लड़के फिर से हो गए बेरोजगार। सो दिस हाईलाइट द राजस्थान ग्रिम अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। नया अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना तो दूर की बात है, जो है वो भी छीन लो आप। Besides, as many as 20 incidents of paper leak in government exam since 2021.
अब इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी हो या कांग्रेस, पेपर लीक हर स्टेट में हो रहे हैं, किसी भी स्टेट में चले जाइए, ठीक है। द कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम डैम्पेंड कैंडिडेट स्पिरिट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स। विमेन रिजर्वेशन, अब एक तरफ जॉब नहीं है और दूसरी तरफ आप क्या करते हो कि जो थोड़ी बहुत जॉब्स है उनमें भी हम विमेन रिजर्वेशन बढ़ा के 50% कर रहे हैं, तो फिर वो मैन कहां जाएगा, ठीक है। विमेन तो फिर भी चलिए, अगेन मेरे वर्ड्स नहीं है, खान सर भी अपने एक वीडियो में यही बोल रहे थे कि अगर एक बार विमेन को जॉब ना मिले तो उसकी शादी फिर भी एक जॉब वाले लड़के से हो जाएगी, लेकिन अगर मैन को जॉब ना मिले तो उसकी शादी भी नहीं होनी है और ना ही उसका घर चलना है, ठीक है। तो विमेन रिजर्वेशन देना है, ठीक है दो, लेकिन अगर आप ये 50% जॉब्स दे रहे हो तो आप ये मान लीजिए कि आप एक ही घर में दो जॉब्स दे रहे हो, वो शादी भी फिर उस लड़के से ही होनी है। बट बात वो नहीं है कि वो क्या करेंगी क्या नहीं, द थिंग इज कि ये जो थोड़ी बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं उसमें मैन को और बाहर कर देती हैं, फिर वो कहां जाएं जॉब करने। द स्टेट गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए दे डिसाइडेड टू रिजर्व 50% जॉब्स फॉर women इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड 3 टीचर्स हैज led to unrest among the unemployed youth who claim joblessness among men, ठीक है। और ऊपर से उसके अलावा भी 25,000 पोस्ट वैकेंट रोक रखी है आपने, 25,000 बहुत होती है यार, सालों साल रोक रखी, 6-6 साल ये लोग वैकेंसी नहीं निकालते हैं, हर पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। अब इस जॉब क्राइसिस को कम करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो लिया जा सकता है वो है कि हमें इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा ताकि इन्वेस्टमेंट आए तो जॉब क्रिएट हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, प्रमोट करनी होंगी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज ताकि वहीं पे जॉब मिल सके। पार्टनरशिप करनी होगी बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड academia to create skill development centers and changes in school curriculum to increase employability। स्कूल ही नहीं, कॉलेज के भी करिकुलम इतने बुरे हैं हमारे यहाँ के कि वो एक ठीक जॉब तक लैंड नहीं कर सकते। ओपेक, ओपेक और ओपेक प्लस में मैं आपको शॉर्ट नोट कई बार दे चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं टाइम टू टाइम बार बार डालता रहता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आर्टिकल आया है तो नाइट को आपके साथ में टेलीग्राम ग्रुप में ये सब नोट्स वापस से शेयर कर दूंगा जो पहले भी किए हैं, ठीक है। तो वो तो शॉर्ट नोट आपको प्रीलिम्स में काम आ जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा ओपेक ने क्या कहा कि ये कट करना चाहते हैं, तो उस वजह से प्रोडक्शन कम होगा तो वैसी बात है कि प्राइस और इंक्रीज हो जाएंगे, तो इंडियन रिफाइनर्स को दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल लाते हैं उसके बाद फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल एंड ऑल वैक्स केरोसिन वगैरह बनाते हैं, ठीक। तो अगर ओपेक कट कर रहा है तो कर लो, ठीक है, हम अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे अब। राइजिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन ओपेक कंट्रीज पर्टिकुलरली इन द यूएस, गयाना, ब्राजील, कनाडा इज ऑलरेडी चैलेंजिंग ओपेक्स एबिलिटी टू रिवर्स प्रोडक्शन कट्स। जब से यूएसए में शेल गैस बूम आया है ना और उसने ऑयल प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया है, तब से ओपेक वाले कट करें या कुछ करें उतना ज्यादा फर्क नहीं आता अब इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। यूएस इज नाउ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। ओके, बाकी सब ये सब न्यूज़ काम की नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है एग्जाम के लायक। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।